हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल RBS एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से जीव विज्ञान के टफ क्वेश्चन ही डाले हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। मैं क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी, थोड़ा डिस्कशन करूंगी और लास्ट में बायोलॉजी के कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को भी बताऊंगी। आइए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लाइकेन सर्वाधिक संवेदनशील होता है। ऑप्शन ए है SO2 के प्रति, ऑप्शन बी है NO2 के प्रति। आंसर है SO2 के प्रति। SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड भी कहते हैं। और जो लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषण का बहुत अच्छा सूचक माना जाता है। जब भी किसी क्षेत्र में जहाँ पर लाइकेन होते हैं उस क्षेत्र में अगर वातावरण वहाँ का प्रदूषित होने लगता है तो ये जो लाइकेन होते हैं ये बहुत ही तेज़ी से नष्ट होने लगते हैं और वायु प्रदूषण का ये संकेत दे देते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च वर्गीय पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए है आणविक नाइट्रोजन के रूप में, ऑप्शन बी है नाइट्रेट के रूप में। तो उच्च वर्गीय पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है। और जो मृदा होती है, मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति कैसे होती है? ये होती है वर्षा के जल, पौधों और जंतुओं के विघटित मृत शरीरों से मृदा में नाइट्रोजन की जो आपूर्ति है वो होती रहती है। अगला प्रश्न है, घटपर्णी एक कैसा पौधा है? ऑप्शन ए है ये कीटभक्षी पौधा है, ऑप्शन बी है पूर्ण मूल परजीवी है। आंसर है ये एक कीटभक्षी पौधा है। दोस्तों, जो घटपर्णी होता है इसको कलश पादप भी कहते हैं, पिचर प्लांट भी कहते हैं। यह पौधा ऐसी भूमि में पाया जाता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो घटपर्णी होता है ये कीटों को खाता है। जब कोई भी कीट इसके निकट आता है तो जो इसकी पत्तियां होती हैं वो आकार और आकृति को बदल लेती हैं और पत्ती का जो पत्रदल होता है वो एक घड़े का आकार ले लेता है। इसके अंदर एक जलीय पदार्थ होता है, इसकी सहायता से ही ये कीट को पचा लेता है और नाइट्रोजन की आवश्यकता को ये पूर्ण कर लेता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4। आंसर है 2। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया साइटोप्लाज्म या इसी को कोशिका द्रव्य भी कहते हैं उसी में संपन्न होती है। इस क्रिया में जो ग्लूकोज होता है इसका एक एक अणु क्रमबद्ध रूप से रासायनिक क्रियाओं द्वारा विघटन से पायरुविक अम्ल के 2 अणु उत्पन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए है ग्रासनली, ऑप्शन बी है आमाशय। आंसर है आमाशय। जो आमाशय होता है यहाँ पर स्रावित जठर रस में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को प्रोटियोजेस या पेप्टोन्स में तोड़ देता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दाएं तथा बाएं फेफड़े में कितने पिंड होते हैं? ऑप्शन ए है 2 व 3, ऑप्शन बी है 3 व 2। आंसर है 3 व 2। प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े जो होते हैं वह थोरेसिक कैविटी, इसी को वक्ष गुहा कहते हैं, इसी में स्थित होते हैं। और ये कितने खंडों में बटा होता है? 3 व 2। 3 और 2 अलग अलग खंडों में ये बटा होता है और ये दोहरी झिल्ली से ढका होता है और इन झिल्लियों के मध्य के स्थान को ही प्लूरल गुहा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी यूरिकोटैलिक होते हैं ताकि ऑप्शन ए है जल की क्षति ना हो, ऑप्शन बी है शरीर का ताप ना घटे। आंसर है जल की क्षति ना हो। दोस्तों, जो उत्सर्जन होता है ये अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होता है, मतलब नाइट्रोजन पदार्थ जो होते हैं वो उत्सर्जित करते हैं। इसी के आधार पर जो नाइट्रोजन जो उत्सर्जन होता है ये अलग अलग है, अलग अलग होता है। जैसे अमोनोटेलिक, दूसरा है यूरियोटेलिक और तीसरा होता है यूरिकोटेलिक। तो हम पढ़ रहे हैं पक्षी यूरिकोटेलिक होते हैं ताकि जल की क्षति ना हो। तो जो अमोनोटेलिक होते हैं ये अमोनिया जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ होता है इसमें मुख्य होता है। यूरियोटेलिक में यूरिया और यूरिकोटेलिक जो होता है इसमें यूरिक अम्ल जो होता है यही नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ होता है। तो ये जो है ये किसमें, पक्षी जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं। शुष्क वातावरण में जो रहने वाले जंतु होते हैं
वो जल को क्या करते हैं, स्टोर करके रखना उनके लिए आवश्यक होता है। और जो यूरिक अम्ल होता है ये विषैला नहीं होता है और जल में अघुलनशील होता है, घुलनशील नहीं अघुलनशील होता है। और इसे पाउडर या रवों के रूप में शरीर में रखा जा सकता है और किसी भी समय इसको उत्सर्जित कर सकते हैं। तो ये जो यूरिकोटैलिक है ये पक्षी होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लिनॉइड गुहा किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए है श्रोणि मेखला में, ऑप्शन बी है अंश मेखला में। ग्लिनॉइड गुहा अंश मेखला में पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। अंश मेखला जो होती है ये अग्रभुजा को जुड़ने का स्थान देती है और शरीर के अग्रभाग को ये दृढ़ता प्रदान करती है और हृदय तथा फेफड़ों जैसे कोमल अंग होते हैं उनकी सुरक्षा भी करती है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका जो ऊतक से तंत्रिकी आवेग को तंत्रिकी केंद्रों में ले जाती है। ऑप्शन ए है अभिवाही, ऑप्शन बी है अपवाही। आंसर है अभिवाही। जो अभिवाही तंत्रिका होती है वो ऊतक से तंत्रिकी आवेग को तंत्रिकी केंद्रों में ले जाने का काम करती है। इसी को एफरेंट नर्व फाइबर कहते हैं इंग्लिश में। तो वे तंत्रिका तंतु जो संवेदनाओं को प्रभावित अंगों से मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं, इसके द्वारा उद्दीपन संवेदी अंग जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, इनसे मस्तिष्क अथवा स्पाइनल कॉर्ड में ये ले जाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कॉर्टी अंग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है मध्यकर्ण में, ऑप्शन बी है कॉक्लिया में। कॉर्टी अंग जो है ये कॉक्लिया में पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो कॉक्लिया होता है ये अंतःकर्ण में रहता है। तो यह अंतःकर्ण के कॉक्लियर वाहिका की गुहा स्केला मीडिया में पाया जाने वाला मुख्य श्रवण अंग होता है कॉर्टी अंग। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों अब आगे हम जीव विज्ञान के कुछ शब्द हैं उनको समझेंगे। पहला है एंटेरोकाइनेज। ग्रहणी के श्लेष्मा से उत्पन्न एक एंजाइम होता है, उसी को एंटेरोकाइनेज कहते हैं। एपीब्लास्ट, प्रारंभिक भ्रूण का जो बाह्यतम स्तर है वो एपीब्लास्ट कहलाता है। अगला है लिगामेंट, अस्थियों को जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक है वो लिगामेंट। अगला है हाइपरटोनिक, जो जीव जो उच्च सांद्रित घोल में रहते हैं हाइपरटोनिक कहलाते हैं। अगला है ग्राफियन फॉलिकल, स्तनियों के अंडाशय में पाई जाने वाली ये पुटिकाएँ जो होती हैं वो ग्राफियन फॉलिकल होती हैं। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें